नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत। पूरे देश में अगर सियासत है तो वो सिर्फ कुर्सी की है। आज हम आपको भारत के अलग अलग राज्यों के कुर्सी से जुड़ी सियासत की 5 बड़ी और अहम खबरें बताएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पिटाई और यूपी में जातीय सियासत गरमाई, इस पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर इटावा में कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद सियासत आखिर क्यों गरमा गई है। उसके बाद हम अगली खबर पर आएंगे और जिक्र करेंगे अगली खबर का। अखिलेश यादव की बिहार में एंट्री हो गई है। अगली खबर पर आएंगे और बताएंगे अखिलेश यादव की बिहार में एंट्री हो गई है। तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव की दोस्ती में कितना दम है, यह भी आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे कि तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव क्या कुछ करने वाले हैं बिहार में, इनकी दोस्ती में कितना दम है। उसके बाद आगे हम जिक्र करेंगे गुजरात का, जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि अब ना नेता बचे हैं और ना नीति, और बाकी कोहली देख लेंगे बीजेपी। इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ कुर्सी की सियासत में हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आप में रार देखने को मिल रही है, राज्यसभा पर तकरार देखने को मिल रही है कि आखिर राज्यसभा कौन जाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। उसके बाद आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में हम आपको दिखाएंगे कि वहां क्या सियासत हो रही है कुर्सी को लेकर के। महाराष्ट्र में भाषा विवाद देखने को मिल रहा है। हिंदी विरोध में ठाकरे ब्रदर्स एकजुट नजर आ रहे हैं। यानी कि आज हम विस्तार से इन 5 खबरों पर आपको पल पल की जानकारी देंगे। और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला इटावा से। इटावा की पिटाई, यूपी में जातीय सियासत की नई परत की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो एक छोटे से गांव में हुए विवाद को गंभीरता से समझना होगा। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई और फिर उसके बाद गांव में भड़की हिंसा, यह केवल कानून व्यवस्था की मसाल नहीं है, यह केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। दरअसल यह घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि यूपी में जाति का सवाल कभी मरता नहीं, वो सिर्फ संदर्भों में बार बार सामने आता है। कथावाचक की पिटाई और अखिलेश यादव का पहुंचना और मंच से उनका स्वाभिमान की लड़ाई वाला संदेश देना कोई सामान्य घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए यादव समाज उसकी सबसे ठोस राजनीतिक जमीन है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में बीते कुछ चुनावों से इस जमीन में सेंध लगती नजर आई। कभी बीजेपी ने यादवों के कुछ वोट तोड़े तो कभी गैर यादव ओबीसी में सेंध लगाकर पिछड़ा वोट बैंक को बांटते हुए नजर आए। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए हर एक ऐसी घटना जिसमें यादव पहचान पर हमला दिखाया जा सके, राजनीतिक ऑक्सीजन का काम करती है अखिलेश यादव के लिए। दूसरी ओर यह मामला जिस तरह कथावाचक बनाम ब्राह्मण में बदला, वो सत्ता पक्ष के लिए भी इशारा है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को साधे रखना बीजेपी के लिए हमेशा प्राथमिकता रही है। योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर समुदाय से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की राजनीति नाराजगी के कई किस्से बीते सालों में उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मण बनाम यादव जैसे ध्रुवीकरण बीजेपी को मौका देता है कि वो अपने सवर्ण वोट बैंक को फिर से एकजुट रखे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी की राजनीति अब फिर से
पुराने जातीय समीकरणों की तरफ लौट रही है। सामाजिक न्याय, पिछड़ा बनाम अगड़ा, बहुजन बनाम सवर्ण, ये सब 90 के दशक के नारे थे, जिन पर मुलायम ने से लेकर काशीराम और मायावती से लेकर सत्ता के शिखर देखे हैं। बीजेपी ने इन सभी नारों को सबका साथ सबका विकास से कमजोर किया। मायावती का एक नारा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और जिसने जातिवाद की राजनीति को धार दी, तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस नारे ने उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण को न सिर्फ पैदा कर दिया बल्कि दो धड़ों में बांट दिया। उसके बाद उन्होंने एक और नारा लगाया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी उन्होंने सवर्णों को साधने के लिए भी फिर प्रयास किया। जब उनको झटका लगा तो सवर्ण वोट बैंक राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, यह बात यहां सामने निकल कर आती है। इसके कई उदाहरण हैं। सबका साथ सबका विकास से कमजोर कर दिया इन तमाम नारों को, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि गांव की गलियों में आज भी जाति की पहचान सबसे पहले आती है। इटावा की घटना इस खतरनाक हकीकत की याद दिलाती है कि जाति सिर्फ वोट का आंकड़ा नहीं बल्कि ये गांव में सत्ता, सम्मान और संघर्ष का असली आधार है। ऐसे में कथावाचक की पिटाई पर अखिलेश का सम्मान, ब्राह्मण समाज की प्रतिक्रिया और गांव में हिंसा, तीनों मिलकर यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का सामाजिक संतुलन कितना नाजुक है। आने वाले चुनावों में ऐसे छोटे छोटे जातीय विवाद ही बड़ी रणनीतियों की बुनियाद बनेंगे और ये केवल सत्ता की रणनीति नहीं है, ये समाज में नई दीवारें खड़ी करने का भी काम करेगा। सवाल यह है कि क्या कोई राजनीतिक दल इस आग पर पानी डालेगा या सब अपनी अपनी राजनीति के लिए इसमें घी डालते रहेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं इस मसले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई, सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का ही विरोध है और संविधान का विरोध दरअसल सामाजिक न्याय का विरोध है और आरक्षण का भी, जो बराबरी नहीं लाना चाहते हैं। समाज में लोगों के बीच में जो गैर बराबरी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, वही लोग खिलाफ है, वही लोग नेगेटिव हैं। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी बात को रखते हुए नजर आए। अब कुर्सी की सियासत में हम ग्राफिक के जरिए आपको उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण का चार्ट हम दिखाने जा रहे हैं। यूपी में जातीय आबादी अनुमानित हम आपको बताएंगे। यादव यानी कि ओबीसी 10 से 12% है, ब्राह्मण 9% के आसपास है, ठाकुर यानी कि राजपूत लगभग 8% के आसपास हैं। अगर जिक्र अन्य ओबीसी जैसे कि कुर्मी, लोधी, मौर्य, निषाद, गुर्जर, इन सब का जिक्र करें तो लगभग 28 से 30% भी ये उत्तर प्रदेश में है। अगर हम SC ST का जिक्र करें यानी कि ज्यादातर जाटव, पासी, कोरी, गोंड आदि, इनका जिक्र करें तो ये 21 से 23% उत्तर प्रदेश में है। अगर मुस्लिम समुदाय का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 19 से 20% मुस्लिम समुदाय है। अन्य में जैसे सवर्ण, कायस्थ, भूमिहार, बनिए, ये सब 3 से 5% आते हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि इस राजनीति का वोट बैंक में क्या महत्व है। राजनीतिक महत्व, यादव समाज की बात करें तो एसपी का कोर वोट बैंक 80 से 90% जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, यानी यादव एसपी को मिलते हैं। ब्राह्मण समाज की बात करें तो पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ, लेकिन असंतोष भी मुद्दा बनता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ब्राह्मण पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ, लेकिन असंतोष भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठाकुर यानी कि राजपूत समाज का जिक्र करें ठाकुर वोट बैंक किसको वोट देते हैं वो हम दिखाएंगे। देखिए, बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है ठाकुर वोट बैंक। वजह है योगी आदित्यनाथ महाराज। योगी आदित्यनाथ की वजह से जो बीजेपी का राजपूत वोट बैंक है वो काफी उत्तर प्रदेश में मजबूत माना जाता है। अब बात करेंगे ओबीसी समाज की। ओबीसी समाज की बात करें तो निर्णायक फैक्टर रहता है। बीजेपी ने 2014 से इन पर फोकस कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की यादव और जय भीम एकता को तोड़ दिया। अब बात करते हैं एससी और एसटी का समाज। इन एससी और एसटी समाज का जिक्र करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी की परंपरागत ताकत यानी जाटव, केवल बीजेपी ने गैर जाटव दलितों में ही सेंध लगाई। अब बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समाज की बात करें तो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों के बाद लगभग 80% मुस्लिम वोट बैंक ही होता है, जो कि समाजवादी पार्टी या फिर उसके गठबंधन को वोट करता है। यानी वोट बैंक में राजनीतिक महत्व हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, अगली खबर का अगर रुख करें तो आपको बताएं कि अगली खबर हम बिहार से ले रहे हैं। अखिलेश यादव की अब बिहार में एंट्री हो गई है। कैसे, वो इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। पहले तस्वीरों पर आते हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ा राजनीतिक चर्चा इस वक्त है वो एक वीडियो कॉल से शुरू हुई है। बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की हो रही है। कारण है तेज प्रताप यादव से उनका वीडियो कॉल पर बात करना। अखिलेश यादव की बिहार की सियासत में एंट्री हो गई है और इन अटकलों को लेकर ये तमाम बातें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी अब बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। बिहार में भी तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत और तेजस्वी यादव से मुलाकात की अटकलें, ये लालू परिवार में दरार और समाजवादी पार्टी का नया विस्तार प्लान है। ये सवाल खड़ा होता है, क्या तेज प्रताप सच में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या इसका असर बिहार के यादव वोट बैंक पर पड़ेगा? कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि बिहार प्रदेश का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को बनाने जा रही है। यानी कि तेज प्रताप यादव बिहार में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। ये भी अटकलों का बाजार गर्म है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव की दोस्ती में कितना दम है। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल पर बात की, इसकी पुष्टि हुई क्योंकि वीडियो सामने आया। कॉल में तेज प्रताप यादव ने कहा लखनऊ आकर बात करेंगे। तेजस्वी यादव से अखिलेश की कोई मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, यह एक अफवाह है। यानी अगर बात करें कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की कोई मुलाकात हुई है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव ने कहा है कि लखनऊ आकर आपसे बात करेंगे कि कहां से चुनाव लड़ना है। तेजस्वी यादव से अखिलेश यादव की कोई मुलाकात नहीं हुई है, यह अफवाह है। तेजस्वी यादव से मुलाकात का प्लान बन रहा है। कैसे? तेज प्रताप का आरजेडी से नाराजगी वाला रुख अभी तक बरकरार है। समाजवादी पार्टी बिहार में यादव वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी है। फायदा आरजेडी को ही होगा। अफजाल अंसारी ने तेजस्वी से मुलाकात कर हवाओं को चर्चा दे दी, यानी कि चर्चाओं को और हवा दे दी है। अफजाल अंसारी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे और उसके बाद अब ये अफवाह तेज हो गई कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी गठबंधन में
चुनाव लड़ेगी। लालू परिवार में टूट की आशंका है, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन पर क्या इसका असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लालू परिवार में टूट हुई है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब हम आज की किस्सा कुर्सी की सियासत में अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी राजनीतिक खबर की, जो कुर्सी की सियासत से जुड़ी हुई है, और वो है गुजरात से। गुजरात में उपचुनाव की विजयों के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोटाद सीट से विधायक उमेश मकवाना ने गुरुवार यानी 26 जून 2025 को अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। उमेश मकवाना ने आम आदमी पार्टी के गुजरात विधानसभा में चीफ व्हिप और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। उमेश मकवाना का यह कदम आम आदमी पार्टी बैकडाउन करने की तरह है। पार्टी पर जातीय भेदभाव और आदर्शों से भटकने का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी ने सस्पेंशन के जरिए जवाब जरूर दिया है, लेकिन मकवाना अब पार्टी कार्यकर्ता बने रहेंगे और संभावित मजबूत वापसी की तैयारी में भी है। अगर भविष्य में वे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हैं या नई पार्टी बनाते हैं तो गुजरात की ओबीसी संबंधित राजनीति में हलचल जरूर मचेगी। यह मामला गुजरात में बढ़ती जातीय राजनीति की भी कहानी है, जहां नेता अपनी पहचान और जातीय आधार पर राजनीति कर रहे हैं और इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश मिल सकता है। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी फूट देखने को मिल रही है। बीजेपी ने मकवाना के इस्तीफे को यह कहकर पेश किया कि आम आदमी पार्टी में ना तो नेता बचे हैं और ना ही नीति बची है। बीजेपी नेताओं ने यह नैरेटिव बनाया कि केजरीवाल की पार्टी खुद के साफ सुथरे और सबको साथ लेने वाले दावों में पूरी तरह से फेल रही है। इसे हालिया उपचुनावों के नतीजों से जोड़कर कहा जा रहा है कि लोग पहले ही आम आदमी पार्टी को नकार चुके हैं, अब नेता भी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी इसे गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठनहीन होने का सबूत बता रही है कि एक ही विधायक ने पार्टी के जातीय समीकरण, नेतृत्व शैली और कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जातीय राजनीति में भी सेंध की बात की जा रही है। उमेश मकवाना कोली समुदाय से आते हैं, जो गुजरात की ओबीसी राजनीति में बड़ी ताकत रखते हैं। बीजेपी इस इस्तीफे को कोली वोट बैंक में आम आदमी पार्टी के असर को खत्म करने के मौके के तौर पर देख रही है। बीजेपी के स्थानीय नेता मकवाना को बीजेपी में लाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ताकि ओबीसी नेताओं को संदेश दिया जा सके कि बीजेपी उनके लिए प्राकृतिक घर है। गुजरात में पटेल और कोली दोनों ही भाजपा के कोर वोट बैंक माने जाते हैं और आम आदमी पार्टी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की। अब बीजेपी उसी कोली कार्ड को उल्टा घुमा रही है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और फूट का बड़ा हमला भी लगाया जा रहा है। मकवाना के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो पार्टी खुद अपने विधायकों के साथ न्याय कर सकती, वो गुजरात के गरीबों के साथ क्या न्याय करेगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी खुद को आदर्शवादी दिखाती है, लेकिन अंदर से जातिवाद और परिवारवाद में डूबी हुई है। भाजपा के लिए यह मुद्दा दिल्ली के भ्रष्टाचार, केजरीवाल की गिरफ्तारी और फंडिंग विवाद के साथ मिलाकर नैरेटिव बनाने का काम किया जा रहा है। अब कंक्लूजन आपको बताते हैं। मकवाना के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी कमजोर दिख रही है। बीजेपी इसे गुजरात में आम आदमी पार्टी का सफाया के तौर पर देख रही है और यही बताकर वो प्रचार कर रही है। जातीय समीकरण में कोली समुदाय का भरोसा फिर से पक्का करने का मौका भी बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये नैरेटिव पंचायत चुनाव और लोकसभा की सीटों तक चलता रहे, ताकि कोई भी विपक्षी ओबीसी या दलित कार्ड आसानी से ना खेल पाए। चलिए गुजरात के बाद अब रुख करेंगे पंजाब का, यानी कि कुर्सी की सियासत में पंजाब में क्या चल रहा है वो अब हम आपको बताएंगे। चलिए पंजाब चलते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि आपने विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल कर राज्य की राजनीति में अपनी गहरी पैठ बनाई थी।
तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने पारंपरिक पार्टियों कांग्रेस और अकाली दल को करारी मात दी। इसी जीत के बाद पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास इतनी ताकत है कि वो राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशी आसानी से भेज सकती है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं पंजाब से राज्यसभा जाएंगे या फिर पार्टी कोई और नाम भेजेगी। ताजा संकेतों से लगता है कि केजरीवाल फिलहाल पंजाब से राज्यसभा जाने के पक्ष में नहीं हैं। उनकी नजरें दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर बनी हुई हैं। ऐसे में पंजाब से किसे भेजा जाए, इस पर पार्टी में गंभीर मंथन जारी है। अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा भेजने की ताकत कितनी है वो हम आपको बताएंगे। पंजाब विधानसभा में भारी बहुमत है, विपक्ष का असर नग्न है, यानी कोई असर नहीं है। केजरीवाल का फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, अगर बात करें कि आखिर मनीष सिसोदिया अब क्यों चर्चा में आ गए हैं, तो मनीष सिसोदिया पार्टी के को-फाउंडर हैं, दिल्ली मॉडल के मास्टरमाइंड हैं और केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद हैं। कानूनी मामलों में फंसे राज्यसभा जा सकते हैं। ये सेफ गार्ड के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अब एक बात और आती है कि अगर इनको नहीं भेजा तो क्या स्थानीय चेहरे को आम आदमी पार्टी भेज सकती है? तो सवाल का जवाब यह है कि पंजाब में बाहरी दखल के आरोप लगते रहे हैं। भगवंत मान सरकार को स्थानीय संतुलन दिखाना जरूरी है। विपक्ष का नैरेटिव कमजोर करना, किसान नेता या कोई और बड़ा पंजाबी चेहरा एक सामाजिक समीकरण साधने का मौका है। अब आपको बता सकते हैं संभावित नाम क्या क्या है। मनीष सिसोदिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। अनुभवी पंजाबी नेता में विकल्प में हो सकता है कोई हो, किसान नेता या सामाजिक कार्यकर्ता एक नया प्रयोग हो सकता है। सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है, यानी केजरीवाल कोई बड़ा नाम उतार सकते हैं। अब विपक्ष कैसे हमला बोल रहा है? दिल्ली से पंजाब की सरकार चल रही, विपक्षी हमला बोलता है। पंजाब को ब्रांच ऑफिस बना दिया है, यह भी बात विपक्ष कह रहा है। अकाली दल और कांग्रेस सवाल उठा सकते हैं। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा छिड़ सकता है। तो ये थी कुर्सी की सियासत में आज हमने आपको अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानियां बताई। कल इसी वक्त एक बार फिर हाजिर होऊंगा कुर्सी की सियासत में बड़ी और अहम राजनीति से जुड़ी रोचक खबरों को लेकर।